हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अलावड़ी पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9वीं की गणित स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज हम इसका परिचय, उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे तथा प्रश्नावली 4.1 भी करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को एक बार जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर अपना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चलिए देखिए, सबसे पहले होता है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। क्या होते हैं? रैखिक समीकरण है तो किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण होते क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे। देखिए, चलिए यहाँ पर अपने पास है रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। एक तो होता है रैखिक, एक होता है द्विघाती समीकरण, एक होता है त्रिघाती समीकरण, जिसकी घात अधिकतम घात किसी चर राशि की अधिकतम घात 3 आ जाए तो वो त्रिघाती हो जाता है। अधिकतम घात सबसे बड़ी घात 2 हो जाए तो वह द्विघाती, और सबसे बड़ी घात अगर 1 है तो वह होगा रैखिक समीकरण। अब आपको ये बताते हैं कि चर और अचर क्या होता है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो प्रकार के नंबर होते हैं, जैसे कि 2x 3y, इस प्रकार के आपने देखे होंगे बीजगणितीय रूप में। चलिए, तो यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x है उसको तो बोलते हैं अपन चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। जितनी भी ये इंग्लिश अल्फाबेटिक नंबर होते हैं उसको अपन बोलते हैं चर राशि। ठीक है, जैसे इसमें ये y है तो ये y क्या है? चर है। ठीक है, और ये गणित वाली संख्या होती है, इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है, ये होते हैं अचर। समझ में आया चर और अचर क्या होती है? ये होती है अचर राशि और ये होती है चर राशि इंग्लिश वाले। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल। आया समझ में? चलिए, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल के देखते हैं अपन। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें अपना एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने समीकरण लिया 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। ये वाला मैंने कोई समीकरण लिया है। अब इसमें देखिए चर राशि कितनी है। चर राशि अपन देखेंगे। चर राशि एक तो x है, एक y। तो चर की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात में देखिए, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब एक है। कितनी घात है? जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसको अपन एक मानते हैं कि इसकी घात एक है। ठीक है, तो इसके ऊपर कितनी घात है? वो एक है। तो इसकी घात एक है और इस चर राशि की भी घात अधिकतम एक ही है। ठीक है, तो यह कैसा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण होगा। इसी प्रकार से अपन देख ले 2x प्लस 3 बराबर 0। इसमें देखिए चर राशि x है, इसकी अधिकतम घात 1 है, अतः ये कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण है। आया समझ में? अब इस रैखिक समीकरण के निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, उसको कैसे लिखते हैं? देखिए, चर राशि को कैसे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर कितनी प्रकार की चर राशि है? एक प्रकार की चर राशि है, तो ये एक प्रकार की चर राशि है। ये रैखिक समीकरण है, एक चर में रैखिक समीकरण है। चर राशि कितनी है? एक चर राशि है, तो एक चर में रैखिक समीकरण है। जैसे यहाँ पर 2y प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें कितने चर हैं? एक और दो अलग अलग चर है, तो दो चर में रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से अपन जैसे ऐसे ले लिया अपन ने इस प्रकार का समीकरण। ठीक है, इसमें कितनी चर राशि है? इसमें 3 चर राशि है, तो ये वाला समीकरण 3 चर राशि में 3 चर है और रैखिक है। कैसा है? 3 चर और रैखिक समीकरण। आया समझ में? चर राशि इस प्रकार के समीकरण का निरूपण किस प्रकार से करेंगे? रैखिक समीकरण का निरूपण इसे किस प्रकार से करेंगे? तो ये इसका निरूपण है। कैसे करेंगे? ax by प्लस सी। ठीक है, जो हमेशा x होगी, x के साथ जो गुणांक होगा x, ये क्या है? गुणांक है। क्या है? गुणांक। गुणांक है जो अचर होगा, अचर राशि होगी। कैसे होगी? अचर राशि होगी। ये b क्या है? ये b भी गुणांक है।
और कैसी राशि होगी, अचर राशि, ठीक है। और चलिए ये सी है वो कैसे होगा, अचर होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहले में ए और एक्स चर और अचर दो प्रकार की संख्याएं होगी, ठीक है। दूसरे में बी वाई चर और अचर होगी, वाई का गुणांक, वाई जो चर राशि है उसका गुणांक है बी, और एक्स जो चर राशि होगी उसका गुणांक होगा वो ए, सी है वो हमारा अचर पद है। आया समझ में। इस प्रकार से रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी द्वारा इसको निरूपित किया जाता है, समझ में आया। चलिए रैखिक समीकरण को निरूपण करने का समीकरण एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रैखिक समीकरण को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, इसका समीकरण लीजिए। तो समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये इसको निरूपण करने का व्यापक समीकरण है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अपन रैखिक समीकरण के हल के रैखिक समीकरण है उसके हल कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं जिसमें दो चर राशि होगी एक्स और वाई। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। कैसे अनेक हल होते हैं ये भी आप देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन ने हल कर रहे हैं, ठीक है। हल कितने होते हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, x प्लस 2y बराबर माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने 6 को उस साइड ट्रांसफर किया तो 6 प्लस के हो गए, 2y को मैंने उस साइड ट्रांसफर किया तो यहाँ प्लस के तो यहाँ के माइनस के हो गए, ठीक है। ये समझ में आया। अब मैं जैसे ही x की वैल्यू रखूंगा मेरे पास y की वैल्यू निकल जाएगी, और ये कितनी वैल्यू निकलेगी, बहुत सारी। जितनी बार मैं x की y की वैल्यू रखता जाऊंगा उतनी बार x की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। तो इसीलिए ये कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल उसके हो सकते हैं। कैसे होते हैं देखिए, अगर मैं यहाँ पर y का मान 0 रखूँ तो x का मान मेरे पास कितना आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। आया समझ में। तो y कितना रखा था मैंने, x और y मैंने 0 रखा, x का मान आया 6, ठीक है। यहाँ पर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो x का मान कितना आएगा, 6 माइनस 2 गुणा 1, तो x बराबर आ जाएगा 6 में से 2 गया तो x बराबर बचेगा 4। यहाँ पर कितना रखा था, 4 वैल्यू आई, 1 मान रखा था। इसी प्रकार से अगर मैं y बराबर 2 रखूँ तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2, एक्स बराबर 6 माइनस 4, एक्स बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू मैंने 2 रखी और x की वैल्यू भी 2 आई। आया समझ में। इस प्रकार से इसको अनेक अपरिमित रूप से इसके अनेक हल है। अब आगे आगे जैसे ही आपके y के मान रखोगे वैसे वैसे ही x के मान आते जाएंगे। आया समझ में। अगर आपको ग्राफ के रूप में निरूपण करना है, ग्राफ बनाना है इसका, तो आपको इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक्स वाली संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, 6 0 4 1, ये इसके हल है, 2 2, ये सभी क्या आ गए, इसके हल आ गए। आया समझ में। चलिए यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। ये था बेसिक्स। अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली देखिए, इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक तो है नोटबुक, एक है कलम, मतलब एक है कॉपी एक है पेन। आया समझ में। एक तो है नोटबुक, एक है कलम। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। चर कितने होने चाहिए हमने बताया, चर क्या होता है और अचर क्या होता है हमने आपको बता दिया है। तो दो चर में लिखना है, किससे लिखनी है, निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हमको लिखना है। समझ लीजिए, यहाँ संकेत दे रखा है और संकेत में अपन को क्या दिया हुआ है, संकेत में दे रखा है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। अपन को मानना है, माना, अपन मान के चलते हैं, माना नोटबुक की कीमत x कितनी है, नोटबुक की कीमत x है। कलम की कीमत कितनी है,
कलम की कीमत, कलम की कीमत अपन ने कितना माना है, y माना है। कितना माना है, y। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको लिखना है। ये मैंने लिखा x और ये मैंने लिखा y। अब मैंने दोनों को इक्वल लिखा है। क्या लिखा है, दोनों को इक्वल लिखा है। ये है नोटबुक की कीमत और ये कलम की कीमत है y। आया समझ में यहां तक। फिर देखो प्रश्न में क्या दे रखा, एक कलम की कीमत से दुगनी है। नोटबुक की कीमत है, जो हमारे पास एक नोटबुक है उसकी कीमत है वो एक कलम की कीमत से 2 गुना है। 2 गुना मतलब डबल है, मतलब कि ये जो है ये इससे डबल है। आया समझ में। तो मुझे दोनों को समान करना है, तो समान करूंगा। यहां पर मैंने लिखा है तो ये समान नहीं है क्योंकि ये डबल है। कौन सा, x है वो 2 गुना है किससे, y से। मतलब कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत 2 गुना है, तो दोनों को डबल करने के लिए ये 2 गुना है, तो इसमें भी अगर 2 का गुणा करो तो ये भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। अब देखिए ये तो 2 गुना था और इसमें मैंने 2 का गुणा किया, तो ये दोनों बराबर हो गए। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसको सही समीकरण में अगर लिखने जाए तो x माइनस 2y बराबर 0। इस प्रकार से भी इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। आया समझ में। ऐसे इसको अपन को हल करना था। ये अपना पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, मतलब कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का निरूपण है। ये किसका समीकरण है, ये समीकरण है अपना दो चरों वाले रैखिक समीकरण का निरूपण है। तो अपन को ax bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c की वैल्यू बतानी है। समझ में आया। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 9.3 के ऊपर 12 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतना किया। अब देखिए मुझे किससे तुलना करनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी है, मतलब इसके जैसा इसको करना है। ठीक है, चलिए ये ऐसा है 2x है, ये 3y है, इस रूप में मुझे लिखना है। तो मैं इस y को इस c को इस साइड ट्रांसफर किया मैंने, तो माइनस का 9.3 ये हो गया। आया समझ में। यहाँ पर 0। ये देखिए ये समीकरण एग्जैक्ट इस समीकरण के जैसा ही हो गया। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है। अब देखिए यहाँ से a क्या है, देखिए x के साथ x का गुणांक होता है वो a होता है, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर देखिए b क्या है, y का गुणांक होता है b, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ से 3। फिर देखिए जो अचर पद होता है वो हमारा c होता है, तो इसमें अचर पद क्या है, तो c बराबर है माइनस का 9.3। ये हमारा अचर पद है, इसको बोलते हैं c। इस प्रकार से पहले सवाल में अपन ने a b और c की वैल्यू निकाल ले। अब आगे देखिए, आगे इसके दूसरे सवाल में देखिए, दूसरे सवाल में किस प्रकार से निकालते हैं। दूसरा सवाल है इसी का x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। अब इसकी तुलना करनी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक मतलब x के साथ आगे कोई गुणांक है, कोई संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर कोई नहीं दिख रही है, अगर कोई नहीं होती वहाँ कितना होता है, 1 होता है, तो a बराबर हो जाएगा 1। y के साथ क्या है, सॉरी y यहाँ पर बी स्क्वायर का गुणांक होता है जो y के साथ होता है, तो y के साथ यहाँ पर क्या है, देखिए b बराबर हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये 5 है, ऊपर तो y है, तो अब ऊपर 1 मान सकते हैं, 1 इंटू वाई y ही हो जाएगा। 1 नीचे कितना है 5 बटे में, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/5। हाँ समझ में। चलिए अब तीसरा अचर पद होता है जो c होता है, कितना है अपने पास, -10। इस प्रकार से आ गया मान, a b और c के मान आगे क्रमशः।
अब आगे देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन क्या है, माइनस का 2x प्लस 3y, -2x+3y बराबर 6 है। ये इसी का तीसरा यानी थर्ड क्वेश्चन है। आया समझ में। अब यहाँ से देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर अपन को x प्लस by प्लस सी बराबर 0 के इक्वल इसके जैसा ही करना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2x प्लस 3y, अब मैंने ट्रांसफर किया 6 को इस साइड, माइनस का हो गया बराबर 0 हो गया। आया समझ में यहाँ तक। चलिए बढ़िया। अब आगे देखिए, अब a बराबर जो x का गुणांक है -2, b बराबर जो y का गुणांक है 3 और c बराबर हो जाएगा अचर पद तो -6 हो गया। इस प्रकार से मैंने a b और c की वैल्यू निकाली। आया समझ में। अब मुझे करना है चौथा सवाल यह यहाँ पर देख लीजिए। चौथा सवाल यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर अपना चौथा सवाल कर रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 4। देखिए x बराबर 3y, कितना है x बराबर 3y, तो इसको मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूँ x माइनस 3y। अगर मेरे पास अचर पद कोई नहीं है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अचर पद की जगह मैंने 0 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। अचर पद कोई नहीं है तो इसकी जगह अपन 0 कर देते हैं बराबर 0। अब इसकी तुलना इससे करनी है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। जो देखिए अब x का गुणांक क्या है, वो ये होता है, तो x का गुणांक यहाँ पर कोई नहीं है, 1 है, मतलब a की वैल्यू होगी 1। b बराबर होगा जो y का गुणांक होगा, तो b बराबर है -3 और यहाँ पर c बराबर हो जाएगा, c की वैल्यू कोई नहीं दे रखी है, मतलब अपन ने 0 माना है अचर पद को, तो यहाँ पर c बराबर हो जाएगा 0। इस प्रकार से अपन ने a b और c की वैल्यू निकाल दी। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को हम आपको प्रत्येक एक क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। ये दूसरे के चारों 4 सवाल अपन ने कर दिए। अब इसके 4 और सवाल है, इसको भी हम अपन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है इसके, और तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को भी अपन हल करेंगे। देखिए यहाँ से इतना हो गया। अब 5वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 2x बराबर -5y, ये 5वां क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने 2x है, अब 5y को इस साइड मैंने ट्रांसफर किया तो +5y हो गया। अब मेरे पास अचर पद में कोई नहीं तो मैंने इसको 0 मान लिया बराबर 0। अब इसकी तुलना करो। देखिए अब इसकी तुलना करते हैं, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से मैं तुलना करूंगा तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। इस प्रकार से मेरे पास a b और c की क्रमशः वैल्यू निकल गई है। आए समझ में, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इसी का 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। देखिए छठा 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 3x x वाला पद है, by y वाला पद नहीं है, तो यहाँ पर मैं 0 मान लेता हूँ y वाला पद, और c की जगह कितना है, अचर पद होता है वो अपना c होता है तो 2 है। अब इसकी तुलना करो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा, y वाला पद था ही नहीं तो 0 था तो 0 आ गया, c बराबर आ जाएगा, c की जगह कितना है 2 है तो 2 आ गया। आए समझ में। इस प्रकार से ये दूसरा छठा सवाल अपना कंप्लीट होता है। अब अपन इसी का ही देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 7वां क्वेश्चन कितना है, y-2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, अब अपन को x वाला कोई पद नहीं दे रखा है तो मैं यहाँ पर x वाला पद 0 मान लेता हूँ। ठीक है, प्लस y-2 अचर पद, जो अकेली संख्या होती है उसको अचर पद कहते हैं, वो हमेशा c होता है। ठीक है, अब इसकी तुलना करूंगा मैं ax प्लस by प्लस c से 0। अब यहाँ से a बराबर कितनी आया 0, b बराबर आया 1
और सी बराबर आया माइनस का 2। बी 1 कैसे आया, क्योंकि y के साथ कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 दे रखा है इसका गुणांक, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर b की वैल्यू आया 1। अब देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन, देखिए 5 7 8। क्वेश्चन नंबर 8वां है 5 बराबर 2x, यही है, ठीक है। 5 बराबर 2x। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2x को इस साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये 5 इस साइड है, प्लस के 5 हो गए बराबर 0। यहाँ पर y वाला कोई पद नहीं है तो y वाला पद मैं 0 मान लेता हूँ। 0y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखिए अब इससे तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से बराबर 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई 5। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीटली हल कर दिया। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और ABC की वैल्यू को निकालनी होती है। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हम मज़ेदार वीडियो और एकदम बेसिक्स वाले गणित हम आपके लिए लेके आएंगे हमेशा, और ये आपको ये कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।